बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। दोपहर के 4:04 हुआ चाहते हैं श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मीर हिलाल हांजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर कारगिल के इंतखाबात के हवाले से हम आपको मुफस्सल जो मालूमात है वो पहुंचाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरी सीट निकालने में भी कामयाब हुई है। साल 2018 में एक ही सीट मिली थी, लेकिन इस बार दूसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी निकालने में कामयाब हुई है। 13 सीटों का रिजल्ट अभी तक आया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इन इंतखाबात के जो नताइज है उनके हवाले से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इसराइल फलस्तीन जंग दूसरे दिन में तब्दील हो गया है, दाखिल हो गया है, और दूसरे दिन भी लगातार बमबारी का सिलसिला गाजा की पट्टी के अंदर जारी है। पहले हमास की जानब से 5000 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो इसराइल पर दागे गए थे, जिसके नतीजे में 300 के आसपास या 250 से 300 के करीब जो इसराइली शहरी थे वो जाम बैक हुए थे और 1000 के करीब जख्मी भी हुए थे। लेकिन जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी अब जो गाजा की पट्टी है या उसके साथ साथ फलस्तीन के शहरियां उनको निशाना बनाया, जिसके इन निशानों के जरिए अभी तक 313 लोगों की मौत जो फलस्तीनी लोग हैं उनकी मौत वाक़ा हुई है। हमास की मिसाइल बमबारी से तकरीबन 250 से 300 के करीब इसराइली मारे गए, जबकि हमास के जंगजू इसराइल में दाखिल हुए हैं। इधर इसराइल ने अपने मुल्क में सायरन बजाकर अवाम को महफूज मकामात पर जाने को कहा है। हालांकि आपको याद ही होगा कि इसराइल की जानिब से जो प्रोटेक्टिव शेल्टर्स है वो भी बनाए गए हैं, वहां पर भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही ये भी कहा है कि वो जंग की हालत में है। यानी इसराइल ने ये ऐलान किया है कि उनका मुल्क जंग की हालत में है और पूरे मुल्क को अलर्ट कर दिया गया है। इसराइली वज़ारत दिफा ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों हमास के जो मिलिटेंट है वो भी जाम बैक हुए हैं। और इधर फलस्तीन और इसराइल की इस जंग में दुनिया भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया के कुछ ममालिक इसराइल की यहां पर तायीद करते हैं और हमास की मजम्मत करते हैं, जबकि बाज ममालिक ऐसे भी हैं जो हमास की जानिब से जो रॉकेट लॉन्चर्स दागे गए उससे ये कहते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है, क्योंकि इसराइल ने कई बार हमाकत की है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है, इंसानी हकूक की पामाली करते हुए कई सारे जो फलस्तीनी हैं उनको जाम बहक किया, कई को कैदोबंद में रखा, कई को मजरूफ कर दिया। और इस तरह से अरब लीग की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी आया हुआ है। अरब लीग हो या सऊदी अरब हो या ईरान हो, उनकी जानिब से अपने बयानात जारी किए गए हैं। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने हमास के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए इसराइल को मुअर्रिज़ इल्जाम ठहराया। सऊदी अरब कई फलस्तीनी धड़ों और इसराइली काबिज अफवाज के दरमियान गैर मामूली सूरत हाल की पेशरफ्त का करीब से जायजा ले रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानब से आया है, जिसके नतीजे में वहां कई महाजुम पर तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा हुआ है। ये इस बयान में कहा गया है। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा कि ममलिकत आलमी बरादरी से अपनी जिम्मेदारियां संभालने और एक काबिल एतमाद अमन अमल को फाल करने के मुतालबे की तजदीद करती है, जो खत्ते में सलामती और अमन के हसूल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो रियासती हल की तरफ ले जाता है। क्योंकि काफी वक्त से सऊदी अरब का ये स्टैंड है कि ये दो रियासतें जो है इसी के तनाजुर में इसका हल बनना चाहे, लेकिन ईरान की जानिब से काफी सख्त तरीन जो है ये बयान आया है और ईरान ने कहा है कि ये दरअसल जो हमास ने किया है ये उन्होंने रिटालिएशन में किया है। यानी एक्ट जो था वो इसराइल का था। अप्रैल से लेकर मई के महीने में जिस तरह से बैतुल मुक़द्दस के पाक सरजमीन में इसराइली घुसकर वहां पर लोगों पर तशद्दुद किया था और कई सारे लोगों को जाम बैक भी किया था, वहीं पर ईरान का कहना है कि ये आज उसी चीज का बदला लिया गया है। और शायद पूरी दुनिया ने या जो इसराइल के हिमायती हैं या अमेरिका के हिमायती है उन्होंने ये तवक्का भी नहीं किया था, क्योंकि इन हमलों से एक सरप्राइज जो है वो जरूर इसराइल को मिला है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने यह तवक्का नहीं की थी। और इस बात का एतराफ इसराइल की जो कौमी सलामती काउंसिल की साबिक डायरेक्टर है हैरल्ड ब्रेल, उनका भी कहना है कि यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इस हमले ने इसराइल को हैरान कर दिया है। यह इसराइल की कौमी सलामती काउंसिल की साबिक डायरेक्टर हैरल्ड ब्रेल का कहना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस तरह के खौफनाक नताइज रुनमा होते अगर इसराइली फोर्सेस की इंटेलिजेंस इस किस्म की होती। यानी
सवाल जो है उन्होंने इस्राएली इंटेलिजेंस पर भी उठाए। हालांकि अभी जैसा कि मैंने कहा है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रशिया हो, चाइना हो, अरब लीग हो या अरब कंट्रीज हो, वो यहां पर हमास या फलस्तीन का यहां पर सपोर्ट करती है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो यहां जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो या इनके दीगर यूरोपियन कंट्रीज हो, वो इस्राइल को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और उन्होंने हमास के इन हमलों की मजम्मत भी की हुई है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया है और ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने इस इस्राइल और फलस्तीन के दरमियान जो खूनरेजी हो रही है उस पर उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने खास तौर पर लिखा है कि यह बदकिस्मती है कि दुनिया को इस्राइल फलस्तीन तनाज़ा पर बेदार होने के लिए ऐसी मौत और तबाही दरकार है। बेगुनाह फलस्तीनियों को कत्ल और उनके घरों को तबाह करने की वजह से साल ब साल खामोशी इख्तियार की जाती है। आज सिर्फ दूसरों के पांवों पर जूता चटकी बजाए की वजह से नाम निहाद जमहूरियत वाले मुश्तिल हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने आज के जो हमास ने वहां पर रिटेलिएशन की है उस पर कहा है कि जो दुनिया के बहुत सारी जमहूरियत के दावादार है वो आज इस पर मुश्तिल नजर आ रहे हैं। ये मुंतखब गम और गुस्सा कम से कम कहना मुजरिमाना है। यानी उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टिव अप्रोच है दुनिया की कंट्रीज का ये मुजरिमाना है। उन्होंने कहा कि मसला फलस्तीन को हल करें ताकि अमन कायम हो। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस इस्राइल और फलस्तीन के दरमियान जो खूनरेजी हुई है और इस पे जो हमले हो रहे हैं उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें इस मसले को हल कराने में नाकाम रही है और उन्होंने कहा कि जंगें कभी भी समरावर साबित नहीं हो सकती है। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस यह है यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। क्या करें? चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस फलस्तीन और इसराइल की इस जंग पर उनका रद्दअमल, लेकिन साथ ही साथ उनका रद्दअमल कारगिल के इंतखाबात पर भी रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि 13 निशस्तों का अभी तक रिजल्ट आ चुका है और 13 निशस्तों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस यहां सबसे आगे 7 सीटों पर आगे है और 7 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं, जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें यहां पर अपने कब्जे में ली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि इंडिपेंडेंट 1 सीट पर यहां पर आगे है और इस तरह से 13 सीटों में से अभी तक जो है इनका रिजल्ट आ चुका है और 13 सीटें अभी बाकी हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज ये पूछा गया था कि आप कारगिल के इंतखाबी नताइज को किस नजर से देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, अब देखिए जब नतीजे आते हैं उसके बाद पूछिएगा और फरमाइए। बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रांग कैंपेन कहाँ पे की गई थी, यूनियन मिनिस्टर्स आए थे। आपको लगता है कि जो कारगिल के लोग हैं वो सेक्युलर पार्टीज को ही चुनेंगे? ये अब वक्त बताएगा। आप समझते हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी कारगिल में और सेमीफाइनल हो सकता है? आपने फिर से वही सवाल पूछा दूसरे तरीके से। मैंने आपसे पहले ही कहा जब नतीजे आएंगे वो आपके साथ।
नाज़रीन, कारगिल के इंतखाबी नताइज काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये इंतखाबात और ये नताइज ठीक उस वक्त आ रहे हैं जब अभी भी कुछ महीने लोकसभा इंतखाबात के लिए हैं, और ये इंतखाबी नताइज उस वक्त आ रहे हैं जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इस खत्ते के अंदर यानी कारगिल और लेह यानी लद्दाख खत्ते के अंदर पहले चुनाव हुए हैं, और उसके बाद ये इंतखाबात और नताइज आ रहे हैं जब लद्दाखी लोग 6th शेड्यूल की बात करते हैं, जब लद्दाख के लोग स्टेटहुड की बात करते हैं, जब लद्दाख के लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं। यानी वो सारी डिमांडें एक बार फिर से लद्दाख के लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बिल वास्ता या बिला वास्ता आर्टिकल 370 के अंदर मिल रहा था। लेकिन क्योंकि लेह के लोग यूनियन टेरिटरी के हक में नजर आ रहे थे, लेकिन क्या उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी उनको मिली और उसके बाद जब हमने अपेक्स बॉडी को देखा जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस था या उसके साथ साथ लद्दाख के जो लोग थे, मुतहदा तौर पर उन्होंने ये जंग लड़ी है और जंग लड़ रहे हैं, क्या उनका नुक्ते नजर 5 अगस्त के फैसले से बदला है या नहीं बदला है? ये वो नताइज हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी यहां पर मैदान में है। बीजेपी ने 17 सीटों पर यहां अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, सिर्फ अभी तक 2 पे जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 7 सीटें अपनी झोली में ले गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 17 सीटों पर यहां अपने उम्मीदवार खड़े किए और 3 सीटें जीती हुई हैं। और इसके अलावा आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद यहां पर चुनाव लड़ रही थी। फिल वक्त तक एक ही सीट आजाद उम्मीदवार को मिली है, लेकिन जो लोग यहां से जीत के निकले हैं, उनके जो रुफका है, उनके जो कारकुन हैं, उनमें काफी जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि साल 2019 से कबल ये मश्क ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के एतबार से भी एक सेमीफाइनल तस्वर किया जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो एक नैरेटिव बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी मुल्क के अंदर एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही थी कि 370 हटाए जाने के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्लेस किया गया है। नेशनल पार्टी या बीजेपी अब वहां पर अपना सिक्का जमाएगी, लेकिन अभी तक के रुझानात और अभी तक के जो नताइज है वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि अभी भी बीजेपी उस नैरेटिव को अमली जामा पहनाने में नाकाम रही है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि साल 2018 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर वोट शेयर मिला था उसमें काफी इजाफा हुआ है। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कारगिल के इस इलाके के अंदर एक ही सीट थी, लेकिन अभी तक 2 सीटें अपनी झोली में ले जाने में कामयाब हुई हैं। ये रिजल्ट आने वाले वक्त के सियासी डायमेंशंस को भी तय कर सकती है, क्योंकि जो सियासी मुबसरीन है उनका यह मानना है कि इनका इम्पैक्ट आने वाले असेंबली, उनके आने वाले जम्मू कश्मीर के यूएलबी इंतखाबात पर भी देखने को मिल सकता है। और आपको याद ही होगा कि जब यहां इंतखाबात हुए कारगिल के अंदर, तो यहां अलायंस हुआ था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, सीट शेयरिंग हुई थी और उसके बाद मुत्तफिका तौर पर लड़ने के बाद ये सबकत, ये कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके इत्तेहादी कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाज ऐसी सीटें भी हमने देखी जहां पर मुफाहमत नहीं हुई थी और वहां पर या तो इंडिपेंडेंट की सूरत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सामने आए। नतीजा ये हुआ कि उन सीटों को इत्तेहाद ने खो दिया है, यानी जहां इत्तेहाद नहीं हुआ वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान उठाना पड़ा। इधर महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया और ये ट्वीट उन्होंने कारगिल के इंतखाबी नताइज और रुझान को लेकर किया है। और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में लिखा है कि कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी सेक्युलर जमातों की जीत पर मुझे बहुत खुशी है। यानी सेक्युलर लफ्ज इस्तेमाल करते हुए एक नेशनल पॉलिटिकल डायमेंशन को हिट करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह सेक्युलर थॉट की, एक सेक्युलर विजन की, एक सेक्युलर इतिहास की जीत है, यह महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि साल 2019 के बाद यह पहला इंतखाब है जब लद्दाख के लोगों ने अपना पैगाम सुना दिया, जब कारगिल के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की वोट की सूरत में, और इसमें सेक्युलर जमातें जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। इधर वकार रसूलवानी कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर, उनका भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि कारगिल के नताइज ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी कहां पर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का क्या हाल होता है।
वकार रसूल वानी जो जम्मू के अंदर पार्टी के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी जब जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात होंगे तो बीजेपी का एड्रेस लखनपुर तो क्या कन्याकुमारी में भी नहीं मिलेगा। ये वकार रसूल वानी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ पर नफरत पर मबनी जो पॉलिटिक्स है वो एग्जिस्ट नहीं होगी, बल्कि जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है वही यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उसी डर से, यानी अवाम के ही डर से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करा रही है। यह वकार रसूल वानी ने कहा। लद्दाख करगिल का इलेक्शन इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाला तूफान ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी का जो बीजेपी का एड्रेस भी गायब करेगा और बीजेपी को उड़ा भी ले जाएगा। ये मिसाल है करगिल की। अभी जब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होंगे आप देखेंगे बीजेपी की सरकार अब जो होगी वो कन्याकुमारी के पार होगी, लखनपुर पार भी नहीं मैं बोलूँगा। ये खत्म हो चुके हैं, तभी ये चुनाव से डरते हैं, तभी यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन उन्होंने डेफर किए, पंचायत डेफर किए, असेंबली इलेक्शन तो 10 साल से ड्यू है। 2018 में हुकूमत गिरी थी, तब से 6ठा साल है, अब तब से ड्यू है, नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की हालत जो है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों पे जुल्म डाले, हर चीज़ गलत किया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, टेलीविजनों की हालात देखो, आंगनवाड़ी और छोटी छोटी चीज़ों के हालात देखो, महंगाई देखो, टोल पोस्ट। वकार रसूल वानी कहते हैं कि जो अवाम में भारतीय जनता पार्टी की साख है उसका इल्म बीजेपी को लग चुका है और यही वजह है कि अब वो जम्मू कश्मीर के अंदर यूएलबी इंतखाबात कराने से भी डर रहे हैं। और यही सवाल हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने बारामूला के अंदर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना से पूछा। और उन्होंने, यानी रविंद्र रैना से जब पूछा गया कि आप इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे हैं, तो रविंद्र रैना ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ताहम बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अवाम की खिदमत की और तमीर तरक्की की, हमें यकीन है कि उसका फल बीजेपी को मिल जाएगा। ये रविंद्र रैना ने बारामूला के अंदर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। यकीन, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है, चाहे शहरी इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शंस हो, असेंबली के इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो। हमें यकीन है जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत की है, जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट की है, और मोदी साहब ने जिस तरीके से मेहनत की और जम्मू कश्मीर के लोगों ने मोदी साहब का साथ दिया और यहाँ अमन व अमान और खुशहाली आई है, हमें यकीन है आने वाले दिनों में भी ये खुशहाली, ये डेवलपमेंट, ये अमन, ये भाईचारा और मजबूत होगा। और जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, कोई बीजेपी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का स्टेटमेंट सामने आया। आपको याद ही होगा जम्मू के अंदर ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी और अब्दुल गनी वकील का कहना है कि यह ऑल पार्टी नहीं है बल्कि सिर्फ 3 पार्टी इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज नहीं बल्कि ये 3 जमातों का इत्तेहाद है। इन्हीं जमातों ने 370 को खोखला बना दिया है। इन्हीं जमातों ने तकरीबन 92 तरमीम करके यहाँ मरकजी कवानीन को लागू किया। ये अब्दुल गनी वकील का कहना है। जो ऑल पार्टीज है, ये ऑल पार्टीज कहाँ है? ये मेन है 3 पार्टियां जिन्होंने आज तक इस साल किया है, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस। क्योंकि आप देखिए ये तीनों पार्टियां ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 को खोखला करने में बड़ा अहम रोल कर दिया। जब आप कांग्रेस को देखेंगे, ये कांग्रेस थी जिसने जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म कर दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में सदर रियासत का ओहदा खत्म कर दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब और पीडीपी जब वो इक़्तिदार में थी, तकरीबन 94 अमेंडमेंट्स करके मरकजी लाज यहाँ उन्होंने इस्तेमाल किए, लागू किए। बल्कि लास्ट कानून जो था वो महबूबा जी ने जीएसटी लागू करके यहाँ लागू किया। तो फिर भी वो कहते हैं हम आर्टिकल 370 की मजबूती करते हैं। इसलिए अब ये वहाँ फेल हो गए, जज्बाती नारा उनके पास कुछ नहीं रहा। अब ये डरने की बात। अगली खबर में बात करते हैं डोडा की, क्योंकि डोडा के अंदर आज
नेशनल हेल्थ मिशन के साथ काम करने वाले मुलाजमीन का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें एनएचएम की तमाम झैली जो स्कीमें हैं उसमें काम करने वाले मुलाजमीन ने शिरकत की और कहा कि सरकार ने कई बार कमेटियां तश्कील दी हैं जिन्होंने रिपोर्ट भी दी हैं, ताहम उन्हें लागू नहीं किया गया है। यानी जॉब पॉलिसी का उन्होंने मुतालबा किया और जॉब पॉलिसी के अलावा या महकमे के अंदर परमानेंट करने के अलावा उन्होंने यकसान काम के लिए यकसान तनख्वाह और तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात भी यहाँ पर रखे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे आज एनएचएम एसोसिएशन डोडा की तरफ से एक यक रोज़ा कन्वेंशन किया गया, जिसकी मेन गर्ज़ो-गैत ये है कि जो हमारा एनएचएम फैमिली है, एनएचएम तबका है हमारा, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, एमएलएचपीज़ आते हैं, गर्ज़ो-गैत यही है कि हम सारे एक प्लेटफॉर्म में, एक फैमिली है, एक बार थोड़ा सा इकट्ठे हैं ताकि हर एक के दुख सुख में काम आए। इसके अलावा हमारे डिफरेंट इश्यूज़ हैं, हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जिसमें अल्टीमेट हमारी एक जॉब पॉलिसी है, कंक्रीट जॉब पॉलिसी हमारी बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 15 सालों से काम कर रहे हैं इस एनएचएम स्कीम में। वो एनएचएम से कितना अपलिफ्ट हो गया हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें कि हमारी जेएंडके भी 3 साल कंटिन्यू प्राइमरी हेल्थ केयर में नंबर 1 पे आई। तो उसी एवज में हम गवर्नमेंट से हमारी मौदबाना गुजारिश होगी, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी कंक्रीट बनाई जाए ताकि हम लोग भी सारे रेगुलर किया जाएं। तो अगर उस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो चला है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।